हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, बीटेक फर्स्ट ईयर फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे चैनल पर पीवाईक्यू से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी हैं। जैसे कि हम सबसे पहले 22 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करवा रहे हैं आईसीआर का, तो जिसमें हमने केमिस्ट्री का कंप्लीट पोर्शन करवा दिया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। एंड सेकेंड में हम अभी फिजिक्स का पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 अभी अपलोड कर दिया है। एंड आज का जो हमारा पार्ट होने वाला है वो फिजिक्स का सेकंड पार्ट होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो आप वो उनको चेकआउट कर सकते हैं। एंड हाँ, और भी कई सारी आईसीआर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कहीं ना कहीं ये चैनल आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर रहा होगा। आई होप ये सारी वीडियोस आपकी काफ़ी सारी हेल्प कर रही होंगी। तो अगर थोड़ी बहुत ये वीडियोस आपकी हेल्प कर रही हों तो अपना प्यार भी इन वीडियोस पर दिखाया करो। वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो ऑब्वियसली यार आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा चैनल आपका अभी से लेकर काउंसलिंग तक हमेशा साथ रहेगा। एंड हमारे चैनल पर आपको मतलब बहुत सारी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहेंगी जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रही होंगी। तो आई होप कि मतलब जितनी भी वीडियोस हम ला रहे हैं ये सारी आपकी हेल्प कर रही होंगी। एंड कई सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि बीटेक वर्सेस बीएससी हमें क्या करना चाहिए, और हमारी मतलब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आईसीआर को क्रैक करने में, आईसीआर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन से लेकर ना जाने कट ऑफ, बहुत सारे डाउट्स। तो उन सारे डाउट्स पर लेकर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस वैसे तो बना दी हैं, बट फिर भी अगर कोई ऐसा डाउट रहता है जिस पर अभी तक वीडियो नहीं आई है तो ऑब्वियसली आप नीचे कमेंट कर देना, मैं वीडियो ला दूंगा। एंड मैं बता दूं कि मैं अपने पेपर में सिर्फ सॉल्यूशन ही डिस्कस नहीं करता, सॉल्यूशन के साथ साथ अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें पेपर के बीच बीच में बताता रहता हूँ। एंड मैं मैक्सिमम चीज़ें बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपकी जो स्ट्रेटजी है, किस तरीके से स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस क्वेश्चन को किस वे से सॉल्व करना चाहिए, क्या उसका एक ही तरीका था, क्या दो तरीके बन सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम क्वेश्चंस के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। तो आई होप मतलब ये सारी क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों की हेल्प करेंगे। तो जब भी पेपर देने जाओ तो कोशिश करना कि पेपर से पहले पीवाईक्यू ज़रूर सॉल्व कर लेना। अगर सॉल्व नहीं कर सकते तो ये वीडियोस तो देख ही सकते हो, कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेंगी। मतलब एक माइंडसेट बन जाएगा ना कि पेपर का लेवल क्या हो रहा है, मतलब किस लेवल तक एनटीए क्वेश्चन पूछ रहा है, एंड किस लेवल तक हमें पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें पीवाईक्यूज से ही मिलती हैं। तो आपका फोकस पीवाईक्यू पर भी होना चाहिए। जैसे कि मैंने अपनी स्ट्रेटजी वाली वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी हैं कि किस तरीके से आईसीआर का पेपर की प्रिपरेशन करनी चाहिए। बट फिर भी आपको अगर वो वीडियो देखी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी, आप स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। काफ़ी ज़्यादा मैंने चीज़ें डिस्कस की हैं। एंड काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि आईसीआर के लिए मतलब हमें पढ़ाई किस तरीके से करनी चाहिए या क्या यूज़ करना चाहिए, क्या सिर्फ एनसीईआरटी इनफ है। तो देखो, हर कोई बताता है कि एनसीईआरटी इनफ है, बट एनसीईआरटी सिर्फ थ्योरी के लिए इनफ है। बट अगर क्वेश्चंस के लिए बात की जाए तो क्वेश्चंस के लिए कोई ऐसा मैन वो नहीं है कि आप यही करो। बट मैंने अपनी वीडियोस में बता रखा है कि वैसे क्वेश्चंस के लिए तुम लोग आईसीआर के पीवाईक्यू तो करो ही करो, उसके साथ साथ अगर जेई के भी पीवाईक्यू मतलब मेंस के पीवाईक्यू अगर आप लोग कर ले तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मेंस के सीधे सीधे क्वेश्चन एनटीए आईसीआर में भी उठाकर दे देता है। तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होंगे वो आपको जेई में भी हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से मतलब सामंजस्य बना रहेगा आपका। बाकी जो चीज़ें चल रही हैं आप चलते रहिए, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलोगे तो बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। एंड हाँ, पीवाईक्यू को ज़रूर करना है, चाहे कैसे भी करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता, पीडीयू से करना, पेपर से करना, कुछ भी करो, बट पीवाईक्यू सॉल्व ज़रूर करना है। एंड दैट्स ऑल। बाकी अगर कोई डाउट रहता है तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप आइए, कमेंट कीजिए, अपने डाउट पूछिए, हम उसी के लिए तो यहाँ हैं। तो आई होप मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ। एंड दैट्स ऑल। चलिए पेपर शुरू करें। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, बीटेक फर्स्ट ईयर फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में बताया, आज हम फिज़िक्स का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे होंगे। हम फिज़िक्स का पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले आप वो देख सकते हैं, जिसमें हमने फिज़िक्स के
22 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। कुछ 15 क्वेश्चंस उसमें हमने डिस्कस किए थे एंड इस पार्ट में भी हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप वो पार्ट पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आप इसको देखिएगा ताकि कंटिन्यूटी आपकी बनी रहे। तो उसी के हिसाब से हम आज नेक्स्ट पार्ट करेंगे जो कि पार्ट 2 है अपना, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस कर रहे होंगे। एंड मैं सारी चीज़ें आपको इसमें बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चंस बताऊंगा, बल्कि बाकी भी चीज़ें कई सारी होती हैं। जैसे लाइक कि अगर आप पेपर में होते हैं तो उस क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना चाहिए, क्या क्या वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, डिस्कस करेंगे आगे चलकर। एंड अगर आपको स्लो लगता है तो आप ये 1.25x करके देख सकते हो, 1.5x करके भी देख सकते हो, आपको समझ में आना चाहिए। एंड कोशिश करना टाइम की बचत हो, ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट करेंगे हम लोग। तो उसी के हिसाब से हम चल रहे होंगे। तो चलिए हम सबसे पहले अपने बिना किसी देरी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। बाकी जो भी चीज़ें होती हैं मैं इंट्रो में बता ही देता हूँ, तो इंट्रो भी देखा करो आप लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो वो है क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि हम पहले 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो हम क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन है अपना कि अ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग पाइप ओपन एट बोथ हैंड्स रेजोनेट with frequency 1.1 किलोहर्ट्ज़, द मोड ऑफ वाइब्रेशन विल बी व्हाट। तो इनका कहना है कि हमें एक ओपन पाइप दे रखा है इन लोगों ने और पूछा है इन्होंने कि बताओ आपकी जो ये लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है एंड आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो है 1.1 किलोहर्ट्ज़ या कहें कि 1100 हर्ट्ज़, ठीक है। तो अब इनका कहना है कि मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या है, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक या फोर्थ हार्मोनिक। तो आपको पता होगा कि हमें ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी क्वेश्चन में कोशिश करते हैं कि फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी निकालें, यानी कि F0। और ओपन पाइप के लिए जो F0 का फॉर्मूला होता है वो होता है V/2L, राइट। आप लोगों ने अगर इस चैप्टर को पढ़ा होगा, ये साउंड का से रिलेटेड है, तो उसी में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये पाइप वगैरह के। और दूसरा टॉपिक होता है वो जिसमें क्या करते हैं कि स्पीड वगैरह से रिलेशन होता है, मतलब स्पीड और साउंड का नाम क्या है उसका, काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉ है वो उस चैप्टर का, साउंड चैप्टर में अगर आप पढ़ोगे तो आपको वो देखने को मिल जाएगा। खैर उसको छोड़ते हैं, इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो ये सबसे पहले हमें फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी पता होनी चाहिए ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिसमें हमसे हार्मोनिक पूछा गया हो। तो सबसे पहले हम F0 निकालेंगे। तो हमें V गिवन है, इन लोगों ने दे रखा है 330 मीटर पर सेकेंड एंड 2 इंटू लेंथ 30 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 लिखेंगे। एंड जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो आंसर आता है इसको सॉल्व करने के बाद, अगर हम सॉल्व करें इसको तो हमें मिलता है वो 550 हर्ट्ज़, ठीक है। इसका मतलब हमारी जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आई है वो है 550 हर्ट्ज़। 550 हर्ट्ज़ का मतलब जो यहाँ है वो है आपकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। इसका मतलब 550 हर्ट्ज़ की जब फ्रिक्वेंसी आप पाइप से पास करोगे तो आपका फर्स्ट हार्मोनिक आपको मिलेगा। एंड इसके बाद आपको सेकंड हार्मोनिक निकालना, थर्ड हार्मोनिक निकालना, तो वो डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पर। तो वो अगर हार्मोनिक निकालना तो हम लिख सकते हैं F = N F0, मतलब N डिसाइड करेगा आपका कि कौन सा हार्मोनिक होगा आपका क्वेश्चन का, ठीक है। तो F0 के मल्टीपल्स में होता है वो, जैसे कि अभी 550 हमारा F0 था, अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो वो सेकंड हार्मोनिक हो जाएगा, 3 का कर दें तो थर्ड हार्मोनिक, 4 का कर दें तो फोर्थ हार्मोनिक। मतलब N डिसाइड करेगा आपका कि कौन सा हार्मोनिक होगा। आप अगर आपको फ्रिक्वेंसी दी गई है तो हमें फ्रिक्वेंसी इन लोगों ने दी है 1100 हर्ट्ज़, ठीक है। इस फ्रिक्वेंसी को हम इक्वल करेंगे N F0 के। N डिसाइड करेगा कि आपका हार्मोनिक क्या होगा। हमें F0 पता है कि 550 हर्ट्ज़ F0 है आपका, तब ऑब्वियसली हम अगर इसको ऑब्ज़र्व करें तो N आपका 2 आ रहा, ठीक है। N 2 आ गया, मतलब ये डिसाइड करता है कि हमारा ये सेकंड हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी होगी। उस फ्रिक्वेंसी में जो पाइप में बनेगा
वो कुछ सेकंड हार्मोनिक टाइप का बनेगा, मतलब एक ए हार्मोनिक ए आर, इस तरीके से आपको सेकंड हार्मोनिक आपका आंसर होगा। सेकंड हार्मोनिक यानी आपका ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी किसी भी हाल में निकालनी ही होगी, उसके बाद ही आप एक इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एंड हिंदी में भी सेम वैसे ही करना है जैसे मैंने ऊपर प्रोसेस बताई है। बाकी आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी द्वितीय सन्नादी हार्मोनिक है। तो उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बाकी प्रोसेस सेम है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम विच टेक्स सेकेंड्स इज। इसका मतलब है कि कोई पेंडुलम है इस तरीके से एंड वो 1 सेकेंड में टिक करता। इनका मतलब है कि ऐसे गया फिर ऐसे आ गया तो टिक किया, फिर ऐसे गया फिर ऐसे आ गया तो टिक किया। इसका मतलब है कि हमारा टाइम पीरियड जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 2 सेकेंड। समझ में आ रहा क्यों? क्योंकि जब हमारा पूरा कंप्लीट राउंड कब होगा, जब इस तरीके से यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा, तब हमें एक कंप्लीट सर्कल जो कि हमारा पूरा बनेगा, वो लूप तब कंप्लीट बनेगा। और एक टिक में 1 सेकंड लगता है, तो ऑब्वियसली यहाँ से 1 टिक मिलेगा, यहाँ से 1 टिक मिलेगा, मतलब 2 टिक मिल रहे एक लूप बनने में। तो ऑब्वियसली आपका जो टाइम पीरियड आएगा वो 2 सेकंड आएगा। तो टाइम पीरियड हमें मिल गया और अब हमें बतानी है इसकी लेंथ। तो आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा कि T=2π√L/g। एक सिंपल हार्मोनिक में एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले का हम यूज़ करके आपकी लेंथ आसानी से बता देंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ आप स्क्वायर कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमें कि टी स्क्वायर बराबर 4, मतलब 2π का 4π² L/g, ठीक है। एंड t हमें पता है 2 है और पाई स्क्वायर की वैल्यू भी पता है, g की भी वैल्यू पता है। इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो टी स्क्वायर को L अगर डायरेक्ट लिखें L क्या होगा, तो वो होगा टी स्क्वायर यानी 4, g यानी 10 अपॉन 4 इंटू पाई स्क्वायर भी 10 है, तो मतलब आपका L आया 1 मीटर। 1 मीटर यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। कुछ नहीं करना, हमें बस पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें क्या है, मतलब कि जैसे उसने लिखा है कि द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम विच टेक्स सेकेंड्स, तो हमें इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, मतलब कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। उसका मतलब था कि 1 सेकंड में 1 बार बचता है और 2 सेकंड में 2 बार, तो आपका पूरा टाइम पीरियड जो बनेगा क्या बनेगा 2 सेकंड। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि हमारा टाइम पीरियड 2 सेकंड बन रहा। अब टाइम पीरियड का यूज़ करके आपको लेंथ निकालनी थी, देन फार्मूला यूज़ करो। फार्मूला क्या था आपका T=2π√L/g, बस स्क्वायर कर दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आंसर मिलता है आपका 3, मतलब 1 मीटर, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चन सिंपल सा है, बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बाकी आप क्वेश्चन इजीली कर सकते थे। फिजिक्स का मतलब लेवल इतना टफ नहीं लगा, कह सकते हैं। अगर आपने नॉर्मल भी पढ़ा होगा, मतलब बेसिक्स, तो आप इजीली कर लोगे। हिंदी में सेम वही है, आपका 1 मीटर इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। प्रोसेस वही है जो मैंने ऊपर बताई है, तो उस तरीके से आप कर लोगे। एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ 2 बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर आर T1 एंड T2, द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर। देखो एरर का क्वेश्चन हर एक पेपर में आता है, लाइक जेई का 2, मेंस का, एडवांस का, ICR का, BHU का, और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आपके कॉम्पिटिटिव, किसी का भी दोगे तो एरर का क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो ऑब्वियसली सिंपल टॉपिक है और आपको पढ़ना चाहिए, आप इसको स्किप करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। तो सिंपल है, 1-2 घंटे में हो जाएगा, आराम से करने की कोशिश करोगे तो। हाँ, छोड़ने की कोशिश मत कर, मतलब छोड़ना क्या है, मैंने पहले भी कई सारी वीडियोज़ में बताया कि आप बेसिक्स करो चाहे ICR में, बट छोड़ना कुछ भी मत, ठीक है। तो सारे टॉपिक कवर करो, भले बेसिक्स करो, लेकिन छोड़ो कोई भी मत। तो इनका क्वेश्चन अभी जो है वो है कि हमें टेम्परेचर डिफरेंस
निकालना है और एरर बताना है कि एरर क्या है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस ऑब्वियसली अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आसानी से देखने को मिले होंगे कि हम जब भी एरर फाइंड करते हैं, फिर चाहे वो माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे मल्टीप्लाई में हो, चाहे डिवाइड में, हमेशा हमारी कोशिश यही रहती है कि हम मैक्सिमम एरर फाइंड करें, ठीक है। तो इसमें भी हम सेम वही करेंगे कि हमें मैक्सिमम एरर फाइंड करना है अपने क्वेश्चन में। तो T1 माइनस T2 जब हम कर रहे होंगे तो क्या लिखेंगे, T1 यानी 40 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.2, ठीक है। अब इसको हमें माइनस करना है एंड लिखना है 10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो ठीक है, इस तरीके से हम लिख रहे होंगे। अब क्या करना कि हमें इसको घटाना है और इनको साथ में लेना है। तो 40 से 10 जब माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 30 आएगा प्लस माइनस। हम इनका करेंगे जब सॉल्व तो हमें माइनस नहीं करना होता है। एरर में हम हमेशा ऐड करेंगे, जब एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा तब भी हम मैक्सिमम लेंगे। जब प्लस माइनस लिखेंगे ना तो 0.2 और 0.2 को हम माइनस ना करके 0.2 प्लस 0.2 कर देते हैं, क्योंकि हमें एरर को मैक्सिमम चाहिए। फिर चाहे हम माइनस ही क्यों ना कर रहे हों, बट इस साइन के साथ हमेशा हम प्लस यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब ये 0 नहीं होकर 0.4 हो जाएगा। तो आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा वो है 30 प्लस माइनस 0.4। हमेशा याद रखना हम मैक्सिमम एरर काउंट करेंगे, फिर चाहे डिफरेंस में ही क्यों ना करें। यहाँ माइनस होता तो भी वही आता, प्लस होता तो भी यही आता। हम मैक्सिमम एरर काउंट कर रहे होंगे। प्लस में बस 30 की जगह 50 हो जाता, बाकी 0.4 हमेशा रहता। मतलब माइनस हो या प्लस हो, हम हमेशा मैक्सिमम एरर काउंट कर रहे होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी चाहिए ये बात, ठीक है। तो बस इतना सा ही क्वेश्चन है, सिंपल सा। आपका ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बस पता होनी चाहिए मतलब चीज़ की किस तरीके से हम किस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अगर आपको पता है कि आपको मैक्सिमम एरर निकालने के लिए आप इनको माइनस नहीं करेंगे तो आप आसानी से कर दोगे। बट अगर आपको ये नहीं पता तो ऑब्वियसली कोई भी बंदा हो वो 1 लगा के आएगा, बट 1 गलत है। आपका आंसर 3 है, मतलब कि मैक्सिमम एरर जो बन रहा 0.4 बन रहा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे होंगे। आपको पता होना चाहिए कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जिनके बस आपको टाइप्स पता होने चाहिए कि इस तरीके के क्वेश्चन को सिर्फ हम इस मेथड से ही कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे और क्वेश्चन की आपको पहचान भी हो जाएगी, ठीक है। बाकी हिंदी में भी सेम वही करेंगे। आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रोसेस वही है जो मैंने ऊपर बता रखी है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट हाँ, अगर कोई भी डाउट आता है आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ, तो इसमें कोई टेंशन है नहीं। बाकी पढ़ो बढ़िया से, आराम से तैयारी करो, हो जाएगा, बेटर ही होगा सब कुछ। एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए ट्रेन इन विच अ बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर will remain stationary given that the coefficient of static friction between the box and the train floor is 0.2। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फ्रिक्शन से रिलेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जेई में भी देखने को मिल जाएंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप आसानी से कर लोगे। बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, आपको फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में मतलब नहीं पता, अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में नहीं पता तो ये क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बाकी अगर आपने वो सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को समझ सकोगे। देखो, इनका कहना है कि ये कोई ट्रेन है जो कि किसी मैक्सिमम ए एक्सीलरेशन के साथ चल रही है और उसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है एंड इनके दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट है जो भी है, वो है 0.2। अब हमें बताना है कि ट्रेन का मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या हो कि हमारा बॉक्स स्टेशनरी रहे, मतलब एक जगह रहे, यहाँ वहाँ हिले डुले नहीं। तो हम यहाँ सारी चीज़ें कवर कर रहे होंगे। यहाँ हम सूडो फोर्स का भी यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, और स्टैटिक फ्रिक्शन का भी यूज़ कर रहे होंगे, नॉर्मल का भी यूज़ कर रहे होंगे और mg का भी यूज़ कर रहे होंगे। इसका मतलब हमें बॉक्स का FBD बनाना पड़ेगा। और जब हम इसके FBD बना रहे होंगे तो ऑब्वियसली सबको पता है नीचे mg
और ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा। हमें सूडो फोर्स हमेशा अपोजिट लगता है, जब भी कोई चीज़ आगे जाती है तो सूडो फोर्स हमेशा पीछे लगता है। सूडो फोर्स के बारे में आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जब हम रिलेटिव के क्वेश्चंस करते हैं तो हम सूडो फोर्स हमेशा यूज़ करते हैं। एंड सूडो फोर्स वही होता है जो ट्रेन का मतलब एक्सीलरेशन वगैरह वही होता है। मास सूडो फोर्स इस तरीके का होता है कि सेम ही फोर्स हो जाता है। मतलब जैसे इस साइड जा रहा तो इसका ट्रेन ए एक्सीलरेशन से भाग रहा है, तो जो ए है ना वही आपका सूडो फोर्स होगा रे। तो इस तरीके से हम करेंगे, एफबीडी बनाएंगे। ए अपना नॉर्मल जाएगा ऑब्वियसली, नीचे एमजी एंड ये ट्रेन आपकी दौड़ेगी ए मैक्सिमम एक्सीलरेशन से। जो ट्रेन जिस फोर्स के साथ दौड़ रही है वही हमारा सूडो फोर्स हो रहा होता है। जब हम ट्रेन को रोक देते हैं तो हम सूडो फोर्स का यूज़ करके उसका जस्ट अपोजिट पीछे कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट पता है तो आसानी से कर लोगे। अगर नहीं पता तो पहले आपको सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब क्या है कि ट्रेन भाग रही है तो अब सूडो फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब एफ अब हमारा कंप्लीट बॉडी डायग्राम बन गया है। अब हमें क्या करना कि बैलेंस करना, ताकि ऐसे बैलेंस करना है कि बॉक्स आगे पीछे ना हो सके। हम इनको बैलेंस नहीं करेंगे, हम इन दो फोर्सेस को बैलेंस कर रहे होंगे। उन्हीं के हिसाब से क्वेश्चन होगा आसानी से। तो सबसे पहले आपको बैलेंस करना आना चाहिए। क्या करना कि देखो अब हमारा जो अब हमें मैक्सिमम एक्सीलरेशन बताना, हमें नहीं पता ट्रेन किस एक्सीलरेशन के साथ दौड़ रही है, बट हमें फाइंड करना है कि इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या हो सकता है। तो देखो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो मैक्सिमम कितना जा सकता है, म्यू एस एन बराबर, आपको पता होगा ये फॉर्मूला होता है। एंड एफ एस यहीं इक्वल करेंगे हम सूडो फोर्स के बराबर। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल रहेंगे और मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या होगी, एफ एस और सूडो फोर्स इक्वल हों। जब तक एफ एस और सूडो फोर्स इक्वल रहेंगे आपका बॉक्स नहीं हिलेगा, और हमें यही करना है। तब हम एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू लगाएंगे और वो मैक्सिमम सूडो फोर्स से इक्वल करेंगे। सूडो फोर्स मैक्सिमम डिपेंड करेगा आपका एफ एस पर। जितना एफ एस मैक्सिमम होगा उतना ही सूडो फोर्स होगा, क्योंकि हम इन दोनों को इक्वल कर रहे हैं। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या हो सकता है, हम सबसे पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालेंगे तो वो होगा म्यू एस एन, ठीक है। अब मैक्सिमम ए होगा किसके बराबर होगा, एम ए के, राइट। एम ए आपका सूडो फोर्स है। अब ए आपको मैक्सिमम चाहिए, तो जो भी ए आएगा वो मैक्सिमम ही होगा, क्योंकि हम स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम ले रहे हैं। तो म्यू एस की आपको वैल्यू दी है 0.2। नॉर्मल आपका बराबर है एम जी के, क्योंकि हम ऊपर नीचे से भी बैलेंस कर रहे थे। आपको पता है नॉर्मल और एम जी बराबर हैं, तो एम जी और एम ए, ठीक है। जो भी ए आएगा वो आपका मैक्सिमम ही होगा, क्योंकि हम मैक्सिमम फ्रिक्शन ले रहे हैं। और जब मैक्सिमम फ्रिक्शन लेंगे तब भी सूडो फोर्स बराबर रख देंगे तो हमें एक्सीलरेशन मैक्सिमम ही मिलेगा। अगर वो एक्सीलरेशन उससे ज़्यादा होता है आपका बॉक्स हिल जाएगा, और हमें हिलाना ही तो नहीं है, ठीक है। तो एम से एम कैंसिल कर देंगे, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो जो एक्सीलरेशन मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही आपका मैक्सिमम एक्सीलरेशन है। जब ट्रेन इतने एक्सीलरेशन तक दौड़ेगी तो बॉक्स स्टैटिक फ्रिक्शन रोके रखेगा, लेकिन अगर एक्सीलरेशन इससे ज़्यादा होता है तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा और बॉक्स आपका आगे बढ़ने लगेगा। फिर फ्रिक्शन रोक नहीं पाएगा, आगे पीछे कहीं भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस साइड ज़्यादा फोर्स लग रहा है, बॉक्स उसी साइड जाएगा। तो इसके बाद अगर इससे ज़्यादा एक्सीलरेशन होता है तो आपका बॉक्स हिल जाएगा, और वही हमें नहीं चाहिए। तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट ऑप्शन है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आसानी से कर लोगे। मतलब आसानी से तो नहीं, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए सूडो फोर्स क्या है, एफबीडी क्या है, बैलेंस कैसे करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, मैक्सिमम कितना होता है, और काफ़ी सारी चीज़ें अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो आप आसानी से कर लोगे। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो ऑब्वियसली आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से आपको पढ़ना तो चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा तो ऑब्वियसली पढ़ लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको जेई में भी हेल्प करेगा। एंड हिंदी में सेम वही करना जो मैंने ऊपर बताया। बाकी आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका मैक्सिमम एक्सीलरेशन हो रहा होगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे।
एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन है हमारा कि कंसीडर अ रेन ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ मास 2 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। आफ्टर सम टाइम इट अटेन्स अ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड ड्यू टू विस्कस फोर्स ऑफ एयर। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय विस्कस फोर्स एज द वाटर ड्रॉप हिट्स द ग्राउंड। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इनका कहना है कि एक ड्रॉप है जिसमें विस्कस फोर्स लग रहा है ऊपर और ड्रॉप नीचे गिर रही है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, 2 फोर्स लग रहे हैं, एक विस्कस फोर्स और एक अपना mg, वो तो हमेशा लगता ही है। और इनका कहना है कि h जो आपका है वो है 1 किलोमीटर, जितने ऊपर से गिर रही है, और टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें बताना है कि विस्कस फोर्स ने इस ड्रॉप को जब हिट किया ग्राउंड पर तो टोटल वर्क डन क्या हुआ। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे। वो कॉन्सेप्ट आपका होता है कि अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि चेंज इन काइनेटिक इक्वल टू टोटल वर्क डन होता है। टोटल वर्क डन, जितनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा उतना आपका टोटल वर्क डन होगा। और अभी आपको हमने बताया कि बॉल पर कितने फोर्स लग रहे थे, 2 फोर्स लग रहे थे, एक विस्कस फोर्स और एक अपना mg। तो दोनों फोर्स वर्क करेंगे तो हम दोनों के वर्क को कंसीडर कर रहे होंगे। मतलब ये ग्रेविटेशनल वर्क मान लो और ये फ्रिक्स वो आपके विस्कस फोर्स का वर्क। तो डेल्टा के बराबर 2 वर्क आ रहे हैं और हमें ए फाइंड करना है, ये आपको निकालना होगा। और डेल्टा के बारे में भी आपको पता नहीं है, वो भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेल्टा के फाइंड करते हैं। डेल्टा के का मतलब क्या है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, राइट, के एफ माइनस के आई। अब क्या किया कि हमने वाटर ड्रॉप को गिराया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 होने वाली है और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो 40 मीटर पर सेकेंड पर डिपेंड करती है। तो वही आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी जो आई वो क्या आई, 12 mv², राइट। और यही आपकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, मतलब जैसे भी आप सॉल्व करोगे तो हमें ये इसकी वैल्यू मिलती है। एक्चुअली मैं सॉल्व किया है, अगर फिर भी वैल्यू रखे 1.2, मास दिया गया 2 ग्राम, तो 2 को हमको पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद v² का मल्टीप्लाई करेंगे, v² मतलब 40 × 40। जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो आपको मिलेगा डेल्टा के इक्वल टू 1.6 जूल। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी काइनेटिक एनर्जी आ रही होगी। एंड इसके बाद हमें डेल्टा के मिल गया। अब हमें वर्क डन फाइंड करना है। अब डेल्टा के आया आपका 1.6, ठीक है, और WG का मतलब था ग्रेविटेशनल वर्क, वो होगा mgh, और ए हमें निकालना है। mgh का मतलब क्या है, mgh निकालेंगे जो कि आपको वर्क डन हुआ है वो ड्रॉप के ऊपर से नीचे तक आने में। तो mgh क्या है, m आपका 2 × 10⁻³ एंड g क्या है 10, h क्या है 10⁻3। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा आपका mgh, मतलब फिर से लिखेंगे अगर हम 1.6 बराबर 20 ही आया था ना, हाँ 20 प्लस ये जो विस्कस फोर्स है वो। तो विस्कस फोर्स निकालने के लिए 20 विस्कस फोर्स, ये क्या विस्कस फोर्स 20 1.6, अरे हाँ सही है। तो जो WF आएगा वो आएगा आपका नेगेटिव ही आएगा ना वर्क डन, क्योंकि इसने अपोजिट में काम किया है। तो हमारा जो 18.4 जूल आएगा, लेकिन हमसे यहाँ मैग्नीट्यूड पूछा है। वही मैं कहूँ यार माइनस में आंसर आ रहा, ऑप्शन माइनस में नहीं, बट कोई नहीं, आपको मैग्नीट्यूड बताना है। तो मैग्नीट्यूड आपका 18.4 जूल है और ये विस्कस फोर्स है, इसलिए इसका वर्क डन नेगेटिव आया है, वरना पॉजिटिव आता। तो उसी के हिसाब से एक क्वेश्चन है, इसलिए इन लोगों ने मैग्नीट्यूड पूछा और मैग्नीट्यूड आपका ऑप्शन 4 है, यानी 18.4 जूल। वही मैं सोचूँ ये माइनस आ रहा, बट हाँ क्वेश्चन को देखोगे तो आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो रहा होगा 18.4 जूल, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व कर रहे होंगे।
अब सेम हिंदी में भी वही करना है जो मैंने ऊपर बताया है। आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, यानी 18.4 जूल आपका करेक्ट आंसर होगा। एंड सॉल्व करना वैसे ही जैसे मैंने ऊपर बता रखा है। एंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है, वो कहता है कि द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास 5 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 j कैप मीटर पर सेकेंड एंड एट अ पोजिशन गिवन बाय r इक्वल टू 2 i कैप मीटर पर सेकेंड। हाँ, याद रखना ये i कैप है, j कैप नहीं। तो हमें v दे रखा है इन लोगों ने 10 j कैप और r दे रखा है 2 i कैप, और हमसे कहा है कि एंगुलर मोमेंटम निकाल दो। तो बहुत ध्यान से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। आपको पता होगा कि जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो होता है m। अगर हम जनरली कहते हैं तो एम भी आर कहते हैं, बट अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखें तो वो होता है एम आर क्रॉस भी। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूला याद है तो इजीली कर लोगे। तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है एम मतलब वेक्टर आर वेक्टर क्रॉस भी वेक्टर। बस इसको सॉल्व कर देना, आपको क्रॉस वेक्टर सॉल्व करना आना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, आर क्रॉस भी करना, तो 2 i कैप क्रॉस 10 j कैप, ऑब्वियसली 20 k कैप आएगा। अरे 10, हाँ एक मिनट, हाँ 20 k कैप इंटू 5 भी तो करना है मास, तब जाके आपका आएगा 100 k कैप, राइट। और 100 k कैप यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अब इसमें देखो करना क्या है, कुछ खास नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूले के बाद क्रॉस प्रोडक्ट आपको सॉल्व कैसे करना है, एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि आई क्रॉस जे बराबर क्या होता है। आपने वो पढ़ा होगा ना एंटी क्लॉकवाइज वाला, कि मतलब इस तरीके से बनाते आई जे के। अब इस तरीके से हम चलते हैं तो आई जे करते तो के आता, जे के करते तो आई आता, और आई जे करते तो फिर क्या आता, के आई करते तो जे आता। इस तरीके से हम चलते हैं ना। आप जब भी वेक्टर को पढ़ाते हैं तो टीचर हमेशा ये बात तो बताता है, तो आपको भी पता होगी, ठीक है। बस इस तरीके से कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, 100 की कैप आएगा। बाकी यूनिट देख लेना, यूनिट तब मैटर करती है जब यहाँ 2 बार ऑप्शन आ जाता है 100 के, बट एक ही ऑप्शन है। इतने ऑप्शन भी डिपेंड कर जाते कभी कभी क्वेश्चंस को करने में, क्वेश्चंस का लेवल अब भी बढ़ जाता अगर इसने 100 के 2 ऑप्शन रख देते और यूनिट चेंज कर देता। तो कुछ स्टूडेंट यूनिट पर भी ध्यान नहीं देते, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यूनिट्स भी मैटर कर जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। हिंदी में भी सेम वही, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि एंगुलर मोमेंटम का होता है एम आर क्रॉस भी, बट हम लोग जनरली एम बी आर करते रहते हैं। बट ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा वो आर क्रॉस भी का होगा, बाकी एम तो है ही। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूले में थोड़ी भी गलती करोगे तो गलत हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का। एंड अब हमारा क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो है, अ स्टील रॉड ऑफ रेडियस 10 mm एंड लेंथ 2 मीटर इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स ऑफ दिस न्यूटन अलॉन्ग इट्स लेंथ, द स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द रॉड इज नियरली। देखो सीधा फार्मूला बेस क्वेश्चन है, अगर आपको फार्मूला पता है तो आप इजीली कर लोगे। आपको पता होगा कि स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, राइट। फोर्स पता है, लेंथ पता है, एरिया निकाल के फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आ जाएगा। एरिया कैसे निकालना, पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू आपको दे रखी है 22/7, आर आप इस आर भी दे रखी है, बस सॉल्व करो, फोर्स भी दे रखा है। अब क्या चाहिए, सब कुछ तो दे रखा है, तो बस वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व करके दिखा देते हैं। फोर्स कितना है आपका 2 × 10⁵ अपॉन एरिया निकालना तो पाई इंटू आर स्क्वायर। आर क्या था 10 mm, 10 mm को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 10 mm यानी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर, इसका स्क्वायर करना है। ये कितना लेगा 10⁻², इसका स्क्वायर को -4, ऊपर जाएगा 10⁴। पाई की वैल्यू अगर हम 22.7 रखेंगे तो, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिल रही होगी वो मिल रही होगी 6.36 × 10⁸ न्यूटन।
स्ट्रेस, यानी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 आपका आंसर आता है। सॉल्व कैसे करना है, फॉर्मूला रखो, एरिया निकालो, वैल्यूज़ रखो, आंसर मिल जाएगा। आंसर आपका 2। फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एंड एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, आर क्या है 10 mm। तो यूनिट्स का ध्यान रखना, बस बाकी क्वेश्चन सिंपल है, आप लोग कर लोगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व कर रहे होंगे। हिंदी में भी सेम वही है, आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। स्ट्रेस बराबर एफ अपॉन ए फॉर्मूला रखना और एरिया निकालना, एरिया के बाद उसमें वैल्यूज पुट करना, आंसर आपको मिल जाएगा इजीली, ठीक है। एंड अब हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉलिंग थ्रू अ विस्कस फ्लूइड इज प्रोपोर्शनल टू। इनका कहना है कि जो विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉलिंग थ्रू अ विस्कस फ्लूइड इज प्रोपोर्शनल टू। सीधी सी बात है, आपको विस्कस फोर्स का फॉर्मूला बताना है और बताना है कि जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, विस्कस फोर्स इक्वल टू होता है 6 पाई ईटा आर भी। काफ़ी मतलब जब क्वेश्चंस आप लोग करते रहोगे ना तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। 6 पाई ईटा आर भी स्टोक्स लॉ में विस्कस फोर्स का फॉर्मूला निकलता है। एंड यही इन्होंने पूछा है कि जो विस्कस फोर्स है वो आपके ईटा से यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से किस तरीके से रिलेट है। तो हमें सीधे सीधे दिख रहा है कि जो विस्कस फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि हमें दिख ही रहा है कि जो विस्कस फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा है और यही आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी प्रोपोर्शनैलिटी आप इजीली फॉर्मूले को देखकर पता कर लोगे और आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। एंड ये रहा हिंदी में भी सेम वही आपका ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा सा आपको पता होना चाहिए विस्कस फोर्स बराबर 6 पाई ईटा आर भी जो फॉर्मूला होता है, बस इसको और इसको प्रोपोर्शनल बताना है, बस वही आपका आंसर है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि अ हीट इंजन टेक्स 100 जूल ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट रिजर्वॉयर एंड रिलीज 25 जूल ऑफ हीट टू अ कोल्ड रिजर्वॉयर। एफिशिएंसी बताइए। देखो एफिशिएंसी का डायरेक्ट फार्मूला होता है 1 - T2 अपॉन T1, बट हम इसको एनर्जी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं लाइक 1 - Q2 अपॉन Q1। एंड Q2 वो होता है जो रिलीज करते हैं एंड Q1 वो होता है जो हम एब्जॉर्ब करते हैं। तो सिंपल से फार्मूला का यूज़ करके आप निकाल लोगे। तो फार्मूला पता ही है, अब ठीक है देखना फार्मूला पुट करो। 1 - Q2 यानी 25, Q1 यानी 100 एब्जॉर्ब किया था, 25 रिलीज किया था। सॉल्व करेंगे 1/4, 4 - 1 3/4, 3/4 यानी 0.75 आपकी एफिशिएंसी, या कहें 75% आपके इंजन की एफिशिएंसी है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन आपको मिलता है ऑप्शन नंबर 3। देखो यार कितना सिंपल क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हो कि ऐसी कोई टफ नहीं है ज़्यादा, बट हाँ अगर आपके बेसिक्स भी क्लियर होंगे तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से कर लोगे, ठीक है। कि बस फॉर्मूला ही तो रखना था 1 - Q2 अपॉन Q1, अब वैल्यूज़ पुट करनी, वैल्यूज़ पुट करके आंसर आ जाएगा, बस आंसर आपका 3.75। मतलब क्वेश्चंस टफ नहीं है। अगर आप लोग सोचते होंगे कि टफ आता तो टफ भी नहीं आता। मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी सिंपल ही है, ऐसा कोई टफ नहीं है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अब आपका जो है हिंदी में भी सेम वैसे ही करना है, 1 - Q2 अपॉन Q1। Q2 वो जो रिलीज होती है और Q1 वो जो एब्जॉर्ब करते हैं, और बस आपको फॉर्मूले में पुट करना, आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे होंगे आपका 24। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अ बॉडी ऑसिलेट विद SHM अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। कुछ इक्वेशन दे रखी है और SHM कर रही है और डिस्प्लेसमेंट पूछा है T = ये हमें डिस्प्लेसमेंट की ही इक्वेशन दे रखी है और हमें इन्होंने कहा है कि T = 1 सेकेंड पर बताइए कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है T की और देखना है कि x की वैल्यू क्या आ रही है 1 सेकेंड पर। तो x = अगर हम 1 सेकेंड पर देखें तो 4 sin 2πt यानी 2π + π/4 मीटर
ये आपका डिस्प्लेसमेंट आया, ठीक है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर। अब हमको इसको सॉल्व करना, आपको पता होगा साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 4 इंटू साइन पाई बाई 4, क्योंकि हम उस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब बस आपको वो फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन 2 पाई प्लस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 4 इंटू साइन पाई बाई 4 क्या होता है 1/√2, 1/√2 4 2√2, ठीक है, 2√2 आ गया। x इक्वल टू आया आपका 2√2। अब इन्होंने कहा है √2 की वैल्यू 1.4 रखो, तो x क्या आएगा 1.4 इंटू 2 यानी 2.8 मीटर आपका आंसर आ गया। यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। अब देखो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इन्होंने कहा है t इक्वल टू 1 पे हमें आप बताओगे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। इन्होंने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है, t इक्वल टू 1 आपको इसमें पुट करना है, और वो इक्वेशन जो मिलेगी वो साइन के फॉर्म में मिलेगी। उस साइन के फॉर्म को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको x की वैल्यू 2.8 ईजीली मिल जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से कर लोगे। ऐसा कुछ अलग नहीं है कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाओ। मेडिकल वाले स्टूडेंट को बस इतना पता होना चाहिए। और वैसे भी ये तो जब ये सिंपल फिजिक्स पढ़ाते ना इनिशियली, मतलब 11th में या 12th में बेसिक्स ऑफ फिजिक्स में आ जाता, ये फॉर्मूलेज आपको पढ़ाए जाते हैं। साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट है तो क्या, इस सबको पढ़ाया जाता। तो ऐसा अलग नहीं है कि मेडिकल वाला स्टूडेंट जो है वो नहीं कर पाएगा, वो भी कर लेगा आसानी से। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इसका कोई अलग नहीं है। 2.8 मीटर इसका आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व कर रहे होंगे। और हिंदी में भी कुछ अलग नहीं है, सेम वही करना है। टी की वैल्यू पुट करो, एक्स निकालो, और जो भी वैल्यूज आते हैं वही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट आसानी से निकाल लोगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, अ ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 डिसअपियर्स इन ट्रफ ऑफ लिक्विड, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। अगर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चैप्टर जो है क्या ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर आपने वो बेसिक्स अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा कि किसी भी चीज़ को अगर गायब करना है ना तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो उस चीज़ का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही होना चाहिए। मतलब अगर आपने सुपर 30 देखी हो मूवी तो उसमें भी ये बताया जाता है कि लेंस में अगर हम हाथ डालते थे, वो कुछ ऐसे कुछ करते थे ना तो वो गायब हो जाते थे। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर आपको इस ऑब्जेक्ट में मान लो म्यू कोई करके आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और एक कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, समथिंग कुछ भी, कोई किताब है, कुछ भी है, एनीवन ग्लास है कोई भी, तो जब उसको इसमें डालोगे तो उसका कुछ अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो वो गायब नहीं होगा। लेकिन अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम इसी मीडियम के बराबर हो गया ना म्यू, तो वो चीज़ गायब हो जाएगी, आप उसको नहीं देख सकते। इसका मतलब अगर हमें किसी चीज़ को गायब करना है तो उस मीडियम के बराबर ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखना होगा। तो इन्होंने कहा है कि 1.47 उस मीडियम का है। अब उसमें हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो बताओ उसका क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो कि वो ऑब्जेक्ट गायब हो जाए। ऑब्वियसली 1.47 ही होना चाहिए, यानी कि आपका ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए अगर हमें किसी भी चीज़ को गायब करना है तो। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको आना चाहिए, इसमें कुछ अलग नहीं है, जनरल नॉलेज भी कह सकते हैं इसको। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। आपका ऑप्शन जाएगा 3rd, यानी 1.47 आपका करेक्ट आंसर है। अगर याद नहीं है, पता नहीं था, तो आप पता कर लो। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर डिसअपियर करना है किसी दूसरे मीडियम में ले जाके, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होना चाहिए। तो ठीक है, आप नोट कर सकते हो उसको अगर नहीं पता था, बट अगर पता था तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होता तो। अगर नहीं पता तो ऑब्वियसली तुक्का भी लगाओगे तो ज़रूरी नहीं कि सही लग जाएगा। कुछ तुक्के में क्या होता है कि कुछ अलग ही सोचते और वो चल नहीं पाता। हिंदी में भी सेम वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया है, आपका सेम आंसर आएगा 1.47 आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 27 है वो है वर्क फंक्शन ऑफ सर्टेन मेटल इज 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी फॉर द सेम मेटल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल बी। आपको पता होगा कि वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन होता है।
आपको याद हो, अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा हो, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो क्या कहेंगे कि मॉडर्न फिजिक्स ही पूरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे 3-4 क्वेश्चन तो सिंपल मिल ही जाएंगे आपको, मतलब टफ नहीं होते उसके क्वेश्चन। तो मॉडर्न फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पढ़ लेना सारी चीज़ें यार। बेसिक्स तो कवर पक्का करके जाना, क्योंकि मुझे पता है सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, आप इजीली कर लोगे। आपको याद होगा हम वर्क फंक्शन को फाई नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है, और वो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है HF0 प्लस मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ 0 होती है। और अगर हम यहाँ वर्क फंक्शन के नोट ना लिखकर सिर्फ फाई लिखते तब काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होती, क्योंकि जो फाई होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है फाई नॉट से, और वो HF0 के बाद जो बचता है वो चेंज हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। आपको पता होगा, मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए। तो आपका जो फाई नॉट हुआ मतलब वर्क फंक्शन, वो होगा H/μ0। म्यू नॉट मतलब आपकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, ठीक है, उस मेटल के लिए। तो सिंपल है, निकालना है, पता है, फाई नॉट पता है, वैल्यू पुट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। आप क्या करना कि फाई नॉट क्या है, 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो सबसे पहले इसको जूल में कन्वर्ट करना, 3.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। और अब क्या करना, बस H से डिवाइड कर दो, सिंपल है ना। H से डिवाइड करेंगे तो म्यू नॉट आसानी से मिल जाएगा। बस उसी तरीके 6.6 इंटू 10⁻34 सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आना आपका, आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी 8 इंटू 10⁻40 हर्ट्ज। कैसे, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 19 और 34 में कितना अंतर, 15 का अंतर आ रहा, और 15 जाएगा ऊपर प्लस में, ठीक है, चेंज करके। अब इसको जैसे भी सॉल्व हो, हाँ इसको 2 से, इसको 8 से, 8 इंटू 10⁻15। पॉइंट में कहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा, कि हाँ इसका पॉइंट है ना, सॉरी। तो ये 1.5 बनेगा ओवरऑल, 1.5 इंटू 10⁻15, अरे 1.5 नहीं, सॉरी 1.5 नहीं, 0.8 इंटू 10⁻15 या 8 इंटू 10⁻40 सॉल्व करोगे तो यार आसानी से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। वो 3.3 इंटू क्या था, 1.6 था, 2 पॉइंट थे ऊपर नीचे, एक था तो एक से एक कैंसिल होगा, एक तो रह जाएगा ना। तो इस तरीके से आपको मिल रहा होगा 0.8 इंटू 10⁻15 या 8 इंटू 10⁻14। तो बस आपका ऑप्शन नंबर 1 सिंपल। अब देखो इसको सॉल्व कैसे किया हमने, फाई नॉट का पता था, फाई नॉट बराबर H/μ0, आपको म्यू नॉट निकालना है, फाई नॉट दिया है, H दिया है, बस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। तो सेम हिंदी में भी वही करना है, फाई नॉट इक्वल टू H/μ0, H पता है, फाई नॉट पता है, म्यू नॉट निकालना है, बस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके से देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से कर लोगे, ऐसा नहीं है कि कुछ रॉकेट साइंस है, नहीं, सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं। मतलब फिजिक्स तो सिंपल थी हमारे पेपर की, बट कह सकते हैं केमिस्ट्री थोड़ी टफ थी। मैंने केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करवा दिया है, तो देखना तुम लोग, केमिस्ट्री थोड़ी कहीं ना कहीं टफ थी, बट मैथ भी कम नहीं थी। तो मैथ वालों को यहाँ प्रॉब्लम आ जाती, बट बायो वालों को क्या है कि बायो टफ लगती नहीं है, फिजिक्स टफ आती नहीं है, केमिस्ट्री तो उन्हें वैसे ही आती। मैथ वालों को थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती मैथ में, क्योंकि टाइम कम पड़ जाता है, तो समझ सकते हो। लेकिन इसलिए तो मैथ का कट ऑफ कम जाता बीटेक के लिए। बट अगर आपको बीएससी करनी तो बायो वालों से कॉम्पीट करना पड़ेगा। खैर उसकी बहुत सी चीज़ें हैं, आपको पता होंगी, नहीं पता तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस भी बना रखी है, उनको देख सकते हो अगर डाउट होता है। बाकी कमेंट कर दो, उसका भी रिप्लाई मिल जाएगा। एंड अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें बतानी है क्या होगी, ठीक है। तो अभी जो एनर्जी हमें दे रखी है इन लोगों ने, टोटल एनर्जी वो दी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको यहाँ सिर्फ एक चीज़, अब ये देखो मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, मैंने कहा था मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं। अब आपको सिर्फ यहाँ एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो है काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन। देखो क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर जो होता है वो होता है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, और जो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है ना,
खैर इसको यहाँ इक्वल नहीं कर सकते, हाँ, या ऐसे कर दो कि पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। बट एक टोटल एनर्जी वैसे ही माइनस में होती है, बट काइनेटिक एनर्जी कभी माइनस में नहीं होती, इसलिए हम टोटल एनर्जी को नेगेटिव कर देते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का 2 टाइम होता है। खैर आपको ये रिलेशन पता होगा तो आसानी से कर लोगे, अगर रिलेशन नहीं पता तो भाई नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। तुक्का लगाओगे तो क्या आया, तुक्के तो कभी मत लगाया करो, हमेशा गलत ही होते हैं, इसलिए हमेशा सही क्वेश्चन ही चूज़ करो। ठीक है, तो मैंने रिलेशन बताया, देखो हमें टोटल एनर्जी पता है, अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली है। अब काइनेटिक एनर्जी का सिंपल सा है कि माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, माइनस मतलब माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी। अब हमें निकालना पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती, इसमें कोई साइन नहीं आता, टोटल एनर्जी के बस 2 टाइम कर दो, टोटल एनर्जी यानी माइनस की 13.6 इंटू 2 यानी 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 28 का ऑप्शन नंबर 3। बस आपको रिलेशन ही पता होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर आपको रिलेशन पता है, रिलेशन मैं फिर से बता देता हूँ, आप लोग देख लेना। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस के टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। इस रिलेशन को जब सॉल्व करोगे तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे, ये आपको दी ही गई। तो काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, टोटल एनर्जी तो हमें नेगेटिव रहती ही है, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम होती है काइनेटिक एनर्जी की। तो खैर वो अलग बातें हैं, आपको इसके लिए मॉडर्न फिजिक्स पढ़नी होगी, बाकी इस रिलेशन से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका काइनेटिक एनर्जी और माइनस 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका पोटेंशियल एनर्जी। सेम हिंदी में भी ऑप्शन नंबर 3। कैसे करना है, वही रिलेशन जो मैंने ऊपर बताया है। बाकी अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो है ट्राइटियम अंडरगोइंग बीटा डिके हैज अ हाफ लाइफ ऑफ, ये आया आपका केमिकल काइनेटिक्स से, या काइनेटिक्स से रिलेट कर सकते, मतलब वो फिजिक्स में है वो चैप्टर, सॉरी फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री में चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, और ये जो क्वेश्चन है फिजिक्स का है वो है मॉडर्न फिजिक्स का। देख लो मॉडर्न फिजिक्स से अगर आपको केमिकल काइनेटिक्स आती है तो भी उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि जो डिके वगैरह होते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं। यहाँ हमें ऑर्डर पर दिया नहीं है, बट पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिव जो भी डिके होते हैं वो सारे फर्स्ट ऑर्डर में आते हैं। बस आपको पता है कि देखो फर्स्ट ऑर्डर है, हाफ लाइफ पता है आपको, बस आपको निकालना क्या है कि जो परसेंटेज ऑफ प्योर ट्राइटियम है वो की जो बच गया है 50 साल बाद वो कितना है। सिंपल सा है, देखो कैसे करना। हमको पता चल गया कि डिके है रेडियो एक्टिव, तो फर्स्ट ऑर्डर का हुआ। अब फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, देखो x/2, x/4, x/8, x/16, 2 का स्क्वायर हो रहा ना, तो यही होता है। और एंड डिसाइड मतलब खैर वो बहुत सी चीज़ें। अब यहाँ देखो आधे आधे हाफ लाइफ डिसाइड करना, देखो 12.5, 12.5, 12.5, 12.5 हो गया ना 50 साल। तो जब आपका शुरुआत में था वो x अमाउंट था 12.5, मतलब 12.5 ईयर्स बाद आपका जो अमाउंट बचा वो बचा x/2। उसके 12.5 ईयर्स बाद यानी 25 साल बाद आपका जो अमाउंट बचा x/4। फिर उसके कुछ कितना हुआ 25, 12, 37.5 ईयर्स बाद x/8 एंड फाइनली 15 ईयर्स बाद x/16। यानी कि आपका जो मटेरियल क्या था ट्राइटियम था वो 1/16 पार्ट बचा उसका। 1/16 को परसेंटेज में निकाल लो तो कितना होगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 4, 4, 25 एंड 6.25। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। अब कैसे किया समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, कुछ अलग नहीं किया मैंने। क्या किया देखो
सिंपल सा अगर फॉर्मूलाज का यूज़ करोगे तो भी आ जाएगा, बट अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर में इस तरीके से कंसीडर कर सकते। तो इसमें क्या होता है कि फार्मूला हो जाता है कि जो आपका हाफ लाइफ है वो, अरे छोड़ो फार्मूला, उसको सीधा सा क्वेश्चन इसको कैसे कर सकते हो, एक्स को हाफ किया, हाफ लाइफ, इसको हाफ लाइफ, इसको हाफ लाइफ, इस तरीके से कर सकते हो। बट अगर ज़्यादा आ जाता तब फार्मूलाज का यूज़ करते हो, उसके लिए आपको मॉडर्न फिजिक्स पढ़नी होगी और डीप में पढ़ना होगा। बट ये क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। देखो ICR इतना डीप नहीं पूछता कि जेई में तो पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेते, 2-4 फार्मूले लगाओ फिर जाके चौथा फार्मूला लगाओ तब जाके यार, बट ICR में इतना डीप नहीं आता। तो आप सिंपल से तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा 6.25% बचता है 50 साल बाद। एंड सेम हिंदी में भी वैसे ही करना है जैसे मैंने ऊपर बताया। बाकी आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 6.25, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन नंबर करेंगे हम। हमारा क्वेश्चन है कि द सिंबल X इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन रिप्रेजेंट व्हाट। इन्होंने रिएक्शन दी है। अब देखो ये भी मॉडर्न फिजिक्स से है, मतलब क्या यार, मॉडर्न फिजिक्स से कम मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन दिखा दिए, तो समझ सकते हो कि मॉडर्न फिजिक्स कितना इम्पोर्टेंट है। अब इन्होंने ये रिएक्शन दी है और बताना है कि हमें जो X है वो क्या है। सिंपल सा है, रिएक्शन में पता कर लो कौन सा डिके हो रहा है, आप आसानी से कर लोगे। अब देखो आपको पता होना चाहिए डिके कितने टाइप के होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा। अल्फ़ा में क्या होता है कि 4 पार्टिकल निकाल दिया, ठीक है। बीटा में क्या होता है कि एक प्लस माइनस हो, बीटा 2 प्रकार के हो गए, बीटा माइनस भी होता है, बीटा प्लस भी होता है। गामा में कुछ चेंज नहीं होता, ये पता चेंजेज होते हैं। बीटा में क्या होता है, बीटा में +1 का मतलब एटॉमिक नंबर चेंज होता है, आपका मास चेंज नहीं होता बीटा डिके में। तो मतलब बीटा डिके होता है 2 टाइप का, एक बीटा प्लस, बीटा माइनस। काफ़ी डीप में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। बीटा प्लस में क्या होता है कि घटता है, मतलब आपका बीटा प्लस में एटॉमिक नंबर अगर आपका 92 है तो 91 हो जाएगा, और बीटा माइनस में अगर करोगे तो 92 से 93 हो जाएगा। मतलब ये जस्ट अपोजिट चलते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। बट इतने डीप में नहीं जाना, हमें सिर्फ बता। अब अगर ऑप्शन देखें तो बीटा माइनस बीटा प्लस कुछ भी नहीं दिया गया, सिर्फ बीटा दिया गया है। बाकी यहाँ देखो चेंज क्या आ रहे हैं, 238 से 239 और 92 से 92, मतलब समझ रहे हो, कुछ n ऐड किया ना इसलिए वो 239 हो गया, कोई डिके नहीं हुआ अभी। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि 239 to 239 सेम है, 92 से 93 हो गए और एक कुछ डिके हुआ। डिके हुआ कितना कि एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आया, बट एटॉमिक नंबर में एक चेंज आया है और वो है +1 का। तो ये वैसे है तो बीटा माइनस डिके, बट हमें यहाँ माइनस प्लस नहीं देखना, हमें सिर्फ बताना है कि कौन सा डिके हो। जो X है वो क्या, ऑब्वियसली जब बीटा डिके हो रहा तो बीटा पार्टिकल होगा, यानी आपका आंसर 4 होगा। तो इस तरीके से हम इस डिके को सॉल्व कर रहे होंगे। बट बाई चांस अगर बीटा माइनस प्लस दिया होता फिर ये टफ हो जाता क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट सिर्फ बीटा डिके तक जाते हैं, बट माइनस प्लस क्वेश्चंस में पढ़ाया जाता है। बट आई थिंक NCERT में भी है ये, तो आपको माइनस प्लस में ही पता है। यहाँ माइनस में क्या होता पता है, ये 92 से 93 दिया ना, तो ये माइनस ही है, बीटा माइनस डिके। बट जो आपका X है वो बीटा पार्टिकल है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, तो हमें तो बीटा पार्टिकल बताना है। बाकी अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो यहाँ आपका 92 से 93 +1 होगा और यहाँ आपका -1। हम ऐसे याद करते हैं कि प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस, इस तरीके से मतलब ईजिली याद हो जाता है। बाकी फिर भी देखो मॉडर्न फिजिक्स से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं, हमने देखे हैं। इन 13 क्वेश्चन में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स के हैं, तो यार मॉडर्न फिजिक्स ज़रूर पढ़ना। हमने टोटल 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम एक वीडियो में पार्ट 3 जो आएगा उसमें कर लेंगे। इस तरीके से आपका फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम मैथ के क्वेश्चंस ला रहे होंगे, जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। आई होप हेल्प होगी आप लोगों की। एंड देखो सारे टॉपिक ज़रूर पढ़ना, ऐसा नहीं है कोई टॉपिक छोड़ दोगे तो कुछ ज़रूर नहीं, टॉपिक मत छोड़ना यार, सारे करना। बेसिक्स से करोगे तो आसानी से कर लोगे। इस तरीके से हमारे 30 क्वेश्चंस
कंप्लीट होते हैं। बस मैं यही कहूँगा, अगर आप नए हों तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड लाइक तो बनता है ना, मतलब बहुत मेहनत लगती है ये सॉल्यूशन वगैरह बनाने। और कमेंट तब करो जब कोई डाउट हो, हर कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। बाकी शेयर तो उसे करना जिसको ज़रूरत हो, इसकी ज़रूरत नहीं है तो क्या करेगा वो देख के, कोई फ़ायदा ही नहीं। बाकी पढ़ो लिखो बढ़िया से यार, तैयारी करो, ऑब्वियसली सब कुछ अच्छा होगा। बाकी कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, ऑब्वियसली कमेंट करो, मुझे मैसेज करो, कुछ भी करो, परेशान कर सकते हो, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए ही हूँ। तो ठीक है, बाकी क्वेश्चंस जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। इस वीडियो में इतना ही, एंड दैट्स ऑल। चलते हैं, थैंक यू एंड बाय।